कहानी की शुरुआत में जैक नाम का एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। यह क्रिसमस का दिन था और जैक ने अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाया हुआ था। बातचीत के दौरान जैक अपने दोस्तों से कहता है कि असल में सांता क्लॉज जैसा कोई नहीं होता। जो गिफ्ट्स उन्हें मिलते हैं वो उनके माता पिता ही देते हैं। थोड़ी देर बाद जैक के अंकल वहाँ आते हैं। जैक उनसे सवाल करता है, आप लोग क्यों झूठ बोलते हैं? सैंटा जैसा कोई जादुई व्यक्ति नहीं होता। इस पर उसके अंकल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, सैंटा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक भावना है। एक ऐसी भावना जो नजर नहीं आती, लेकिन हर किसी के दिल में मौजूद होती है। कहानी अब 30 साल आगे बढ़ती है और हमें जैक को दिखाया जाता है। अब जैक पूरी तरह बदल चुका है। वह एक ऐसा शख्स बन गया है जो हमेशा गलत काम करता है और इसी से अपना गुजारा करता है। वह किसी ईमानदार काम में यकीन नहीं रखता और गैर कानूनी तरीकों से पैसे कमाने में लगा रहता है। आज के दिन जैक का निशाना एक जियोलॉजिकल कंपनी थी। अंदर जाने के लिए उसे मैनेजर का पहचान पत्र चाहिए था। इसके लिए उसने एक चालाकी की, वह वहां पर शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। जब लोग इस गड़बड़ी में उलझे हुए थे, तब जैक ने मैनेजर का आइडेंटिटी कार्ड चुपके से चुरा लिया और आसानी से कंपनी के अंदर प्रवेश कर गया। इसके बाद जैक चुपके से कंपनी के मॉनिटरिंग रूम में घुस जाता है। वहां पहुंचकर वह डेटा चुराने के लिए एक यूएसबी ड्राइव सिस्टम में लगाता है। अपना काम खत्म करने के बाद वह वहां से बाहर निकल जाता है। अब कहानी एक नए दृश्य पर शिफ्ट होती है। यह दृश्य एक मॉल का है, जहां हमें सेंटा क्लॉज दिखाई देते हैं। सेंटा के पास ही खड़ा एक व्यक्ति, जिसे कैलम कहा जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। कैलम सेंटा का बॉडीगार्ड है और हर समय उनकी देखभाल करता है। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। सेंटा को लोग सिर्फ उनके पारंपरिक नाम से नहीं जानते, बल्कि उन्हें रेड वन के कोड नेम से भी पुकारा जाता है। कई लोग उन्हें प्यार से निक भी कहते हैं। मॉल में मौजूद कैलम बच्चों द्वारा लाए गए हर सामान की बारीकी से जांच कर रहा था। उसका ध्यान इस बात पर था कि कोई गड़बड़ी न हो। अगर कोई अनुशासन तोड़ने की कोशिश करता, तो कैलम तुरंत उसे सेंटा से दूर कर देता। यह सब तैयारी अगले दिन होने वाले क्रिसमस के उत्सव के लिए की जा रही थी। थोड़ी देर बच्चों से बातचीत करने के बाद कैलम सेंटा को लेकर एक खास जगह पर पहुंचता है, जो आर्मी का बेस कैंप था। बेस कैंप के अंदर जाने के बाद सेंटा अपनी बग्घी के पास जाता है। वह बग्घी पर चढ़ता है और अपनी यात्रा शुरू करते हुए नॉर्थ पोल की ओर रवाना हो जाता है। सेंटा की बग्घी की गति इतनी तेज थी कि वह रॉकेट से भी आगे निकल गई। पल भर में मीलों का सफर तय करते हुए सेंटा नॉर्थ पोल पहुंचता है। उसी समय सेंटा की लोकेशन सैटेलाइट के माध्यम से जैक के सिस्टम पर दिखने लगती है। जैक इस लोकेशन को ट्रैक करता है और इसे अपने डीलर को बेच देता है। इसके बदले में उसे भारी रकम मिलती है। इधर सेंटा नॉर्थ पोल पर एक बैरियर खोलकर एक खास दुनिया में प्रवेश करता है। यह दुनिया जादुई थी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में इंसानों को कोई जानकारी नहीं थी। इस जादुई दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई जुटा हुआ था, क्योंकि अगले दिन बच्चों को गिफ्ट बांटने का बड़ा काम करना था। सेंटा जब अपने नियमित व्यायाम में व्यस्त थे, तभी कैलम उनके पास आता है, अपने इस्तीफे का पत्र लेकर। इसे देखकर सेंटा उससे पूछते हैं, आखिर तुम इस्तीफा क्यों देना चाहते हो? कैलम गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर साल बुरे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी हरकतें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इस सब से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। सेंटा शांत स्वर में समझाते हैं, हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। कोशिशें जारी रखना ही हमारा काम है। कॉलम थके हुए स्वर में जवाब देता है, हम 500 सालों से यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। कल का दिन मेरा आखिरी क्रिसमस होगा, उसके बाद मैं इस्तीफा ले लूँगा। कॉलम इस्तीफे की बात कहने के बाद माहौल का जायजा लेने के लिए बाहर निकलता है। उसी दौरान कुछ घुसपैठिए नॉर्थ पोल की ओर बढ़ रहे थे। इन लोगों को किसी तरह सेंटा की जादुई दुनिया के बारे में जानकारी मिल गई थी।
वे अपने हथियारों का इस्तेमाल करके बैरियर को तोड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। कुछ समय बाद कैलम को सेंटा के कमरे की लाइट्स बार बार बंद और चालू होती हुई नजर आती हैं। यह देखकर वह तुरंत कंट्रोल रूम में कॉल करता है और सेंटा की लोकेशन के बारे में पूछता है। जब बाकी लोग सेंटा को ढूंढना शुरू करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि सेंटा कहीं नहीं है। कॉलम जल्दी ही समझ जाता है कि घुसपैठिए सेंटा को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे हैं। स्थिति गंभीर हो चुकी थी और अब सेंटा को बचाने के लिए जल्दी कदम उठाने की ज़रूरत थी। घुसपैठियों के पास एक अत्याधुनिक वैन थी और वे सेंटा को उस वैन में लेकर भाग रहे थे। कॉलम पूरी कोशिश करता है और किसी तरह वैन तक पहुंच जाता है। वह वैन को रोकने में सफल हो जाता है, लेकिन जब वह अंदर जाकर जांच करता है तो उसे वहां सेंटा का कोई पता नहीं चलता। इसी दौरान कलम के ऊपर से एक प्लेन उड़ता हुआ गुजरता है और उसमें सेंटा सवार होते हैं। कॉलम तुरंत समझ जाता है कि सेंटा को प्लेन के जरिए कहीं और ले जाया जा रहा है। इस तरह चालाकी से घुसपैठिए सेंटा को किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ऑपरेशन की डायरेक्टर जोई कैलम से गुस्से में पूछती हैं, यह सब क्या हो रहा है? सेंटा का तुरंत पता लगाओ। कल क्रिसमस है और हमारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। अगर सेंटा नहीं मिला तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। कैलम तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क करता है और पूछता है, आखिर वे लोग कौन थे? जवाब में उसे बताया जाता है, हमें अभी तक यह नहीं पता चला कि वे लोग कौन थे, लेकिन हम यह ज़रूर जानते हैं कि हमारी लोकेशन को किसने ट्रैक किया। दरअसल वे लोग जैक का जिक्र कर रहे थे, जो इस वक्त आराम से अपने टब में सो रहा था। तभी उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है। वह कहती है, आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, तो तुम जाकर हमारे बेटे डिलन को पिकअप कर लो। जैक अनमने ढंग से स्कूल जाता है और वहाँ से अपने बेटे डिलन को लेकर लौटता है। आज स्कूल में डिलन को सज़ा मिली थी क्योंकि उसने एक बच्चे की साइकिल के टायर की हवा निकाल दी थी। जब वे घर पहुँचे तो डिलन अपने पिता जैक से कहता है, कल हमारे स्कूल में एक फंक्शन है। वह जैक को फंक्शन में आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन जैक उसकी बात को अनसुना कर देता है। इस पर मारिया जैक को टोकते हुए कहती है, वो तुम्हारा बेटा है, कम से कम उसे थोड़ा समय तो दिया करो। लेकिन जैक उसकी बात को भी नज़रअंदाज करता है और कहता है, मुझे काम है। इतना कहकर वह अपने घर लौट आता है। जब जैक अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग पहले से उसके घर में घुसे हुए हैं। ये लोग उसे पकड़ने के लिए आए थे और उनके पास एक खास प्रकार की गन थी। वे लोग जैक को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जैक अपनी चतुराई से खुद को बचा लेता है। वह उनकी ही गन का इस्तेमाल करके उन्हें फ्रीज कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। जैक ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता क्योंकि जोई सामने से आकर उसे फ्रीज कर देती है। इसके बाद वे उसे वापस एक कमरे में ले जाते हैं और होश में लाने के लिए कुछ देर इंतज़ार करते हैं। जैक को होश आने पर जोई उससे सख्त लहजे में पूछती है, आखिर वो कौन है? जैक भ्रमित होकर पलटकर पूछता है, किसकी बात कर रही हो? जोई कहती है, तुम्हें अच्छे से पता है। जैक हैरानी से जवाब देता है, नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं हर दिन नए नए कांड करता रहता हूँ। जोई काफ़ी देर तक उससे पूछताछ करती है, लेकिन अंत में उसे यकीन हो जाता है कि जैक सच बोल रहा है। जैक को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। जोई और उनकी टीम यह तय करती है कि जैक से और पूछताछ करनी होगी। वे उसे पैक करते हैं और अपने साथ नॉर्थ पोल ले जाते हैं। नॉर्थ पोल में पहुंचने के बाद जैक वहां की अजीबोगरीब चीज़ों को देखकर हैरान रह जाता है। वह समझ जाता है कि जादुई दुनिया वास्तव में मौजूद है। उसे यह भी महसूस होता है कि बिगफुट जैसी कहानियाँ केवल कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई हैं। जोई जैक को लेकर एक अलग स्थान पर जाती है जहां पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होती है। वह एक यूएसबी निकालकर जैक को दिखाती है। यूएसबी देखकर जैक को समझ में आ जाता है कि जोई किस बारे में बात कर रही है। जोई सख्त आवाज़ में पूछती है, तुमने हमारी लोकेशन ट्रैक करने के बाद उसे किसे भेजा? जैक जवाब देता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, यह सब ऑनलाइन होता है।
मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ वे मेरे लिए पूरी तरह से अजनबी होते हैं। उसी वक्त कॉलम वहाँ आ जाता है और वह डार्साइला को बुलाता है। डार्सिला, जो सच उगलवाने में माहिर है, जैक को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देने लगती है। जैक घबराते हुए कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि वे लोग कौन थे, लेकिन हाँ, मैं उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ। इसके बाद जैक जोई से अपना फ़ोन मांगता है। फ़ोन चेक करने के बाद वह जोई को बताता है, वे लोग इस वक्त जर्मनी में हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सेंटा को एक अलग जगह पर कैद में दिखाया जाता है। यहाँ एक रहस्यमयी महिला ग्रायला नज़र आती है। यह वही है जिसने अपने आदमियों के जरिए सेंटा को किडनैप किया था। सेंटा को होश आने पर ग्रायला उसे देखती है और कहती है, अब बुरे लोगों का अंत करीब है। यह कहकर वह एक बड़ा लाल बटन दबाती है। जैसे ही वह बटन सक्रिय होता है, ग्रायला सेंटा की जादुई शक्तियों को खींचने लगती है। उसकी योजना थी इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए करना। सीन बदलता है और हमें कॉलम जैक के साथ एक टॉय शॉप में आता हुआ दिखता है। वहाँ वे कुछ छोटे मोटे सामान खरीदते हैं। इसके बाद कॉलम एक पुराने दरवाजे की ओर बढ़ता है और उसे खोलता है। यह दरवाज़ा वास्तव में एक जादुई पोर्टल था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता था। कॉलम इन पोर्टल्स का उपयोग करते हुए जैक के साथ पल भर में जर्मनी पहुंच जाता है। जर्मनी पहुंचने के बाद कैलम एक खिलौने जैसी दिखने वाली छोटी कार को ज़मीन पर रखता है। फिर अपने हाथ में लगे हाईटेक गैजेट का इस्तेमाल करता है। जादू जैसे प्रभाव से वह कार अचानक बड़ी हो जाती है और एक असली कार में बदल जाती है। यह देख जैक चौंक जाता है और कहता है, ये तो कमाल है। कैलम जैक से कहता है, अब तुम्हें उस लोकेशन पर जाना होगा जहां वे लोग मिलने वाले हैं। जैक उस स्थान पर पहुंचता है जहां वह व्यक्ति रहता है जिसे उसने डांटा बेचा था। यहाँ हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के 3 ताकतवर बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। जैक और कैलम को उस व्यक्ति से मिलने के लिए पहले इन बॉडीगार्ड्स का सामना करना होगा। जब बॉडीगार्ड्स उन्हें रोकते हुए कहते हैं, तुम मुझसे नहीं मिल सकते, तो कैलम अपनी ताकत और कौशल दिखाना शुरू कर देता है। वह तेज़ गति और तकनीक के साथ उन पर हमला करता है, जबकि जैक हैरानी से यह सब देखता है। कैलम अपनी तकनीकों का पूरा इस्तेमाल करता है। वह बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा होकर दुश्मनों को चकमा देता है और उन पर तेज़ हमले करता है। पल भर में वह तीनों बॉडीगार्ड्स को धूल चटा देता है। इसके बाद जैक और कैलम की मुलाकात ब्रोकर से होती है। यह वही आदमी था जिसे जैक ने सेंटा की लोकेशन वाला डांटा बेचा था। ब्रोकर शुरुआत में खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक साफ साफ कहता है, कल रात वही डाटा मैंने तुम्हें बेचा था। कैलम तुरंत सवाल करता है, तुमने वो डाटा किसे बेचा? बस उसका नाम बता दो। ब्रोकर नाम बताने से बचता है, लेकिन चालाकी से रेत पर एक नाम लिखता है, ग्रायला। जैक जैसे ही जोर से ग्रायला कहता है, ग्रायला उनकी बातचीत सुन लेती है। उसकी जादुई शक्तियों की वजह से उसे तुरंत उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। ग्रायला अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके पल भर में ब्रोकर के शरीर को अपने नियंत्रण में ले लेती है। ब्रोकर की आवाज़ में बोलते हुए वह कहती है, तुम लोग वर्षों से मेहनत करते आ रहे हो, अब तुम्हारे लिए आराम करने का वक्त आ गया है। फिर वह ठंडे स्वर में कहती है, इस क्रिसमस पर मैं उन सभी बच्चों को सबक सिखाऊंगी जो झूठ बोलते हैं, नियम तोड़ते हैं और अच्छाई का ढोंग करके दूसरों को धोखा देते हैं। उनकी सज़ा तय है और इस बार क्रिसमस पर सिर्फ डर बंटेगा। ग्रायला की बात खत्म होते ही आसमान साफ हो जाता है और समुद्र की सतह हिलने लगती है। अचानक समुद्र के बीच से एक बड़ी बस उभर कर बाहर आती है। कॉलम उस बस की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी बस के अंदर से 3 स्नोमैन निकल आते हैं। ये स्नोमैन ग्रायला ने भेजे थे और वे बेहद खतरनाक और शक्तिशाली थे। इस बीच जैक स्थिति को समझते हुए ब्रोकर को पकड़कर भागने लगता है। जैक को पता था कि ब्रोकर ही उनकी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि वही ग्रायला तक पहुंचने की जानकारी दे सकता था। कैलम बहादुरी से स्नोमैन से लड़ाई करता है।
वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्नोमैन किसी भी तरह हार मानने को तैयार नहीं थे। हर बार गिरने के बाद वे खुद को ठीक कर लेते और फिर से खड़े हो जाते। फाइट के दौरान एक स्नोमैन मौका पाकर ब्रोकर पर हमला करता है और उसे फ्रीज कर देता है। यह देखकर जैक और कैलम दोनों चौंक जाते हैं। तभी कैलम को एक चाल समझ में आती है। वह एक स्नोमैन की नाक पर लगे गाजर कैरेट को खींचकर निकाल देता है। जैसे ही गाजर हटती है, स्नोमैन तुरंत पिघलकर पानी बन जाता है और नीचे गिर जाता है। कैलम को यह बात समझ में आ जाती है कि स्नोमैन को हराने का यही तरीका है। उनकी नाक से गाजर को हटाना ही उन्हें खत्म करने का एकमात्र उपाय है। जैक पर हमला करने के लिए एक स्नोमैन तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कैलम ने तुरंत उसकी नाक पर लगी गाजर खींच कर निकाल दी, जिससे वह तुरंत पिघलकर गायब हो गया। कुछ ही देर बाद जोई अपनी विशेष टीम के साथ वहां पहुंचती है। हालांकि ब्रोकर पूरी तरह से जम चुका था, जिससे उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं बचा था। तभी कैलम के दिमाग में एक चतुर योजना आती है और वह तुरंत इसे लागू करने के बारे में सोचने लगता है। कैलम अपने सिस्टम में चेक करता है कि कहाँ कहाँ शक्तियों का उपयोग हो रहा है। उसे पता चलता है कि जर्मनी के एक दूरस्थ हिस्से में लगातार शक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है, और इन शक्तियों का स्रोत कोई और नहीं बल्कि सेंटा का भाई क्रैम्पस है। इसके बाद कैलम जैक को अपने साथ लेकर क्रैम्पस से मिलने के लिए उसके इलाके में जाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कैलम और जैक एक विशेष स्थान पर पहुंचते हैं। वहां एक दरवाज़ा नजर आता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वे दोनों एक जादुई पोर्टल का उपयोग करके सीधे नरक लोक में प्रवेश कर जाते हैं। उसी समय कुछ गार्ड्स वहां आ जाते हैं और कैलम और जैक को पकड़कर क्रैम्पस के पास ले जाते हैं। वहां का नज़ारा अजीब था। क्रैम्पस अपने दोस्तों के साथ एक स्लैब गेम खेल रहा था। इस खेल में वह इतना ताकतवर था कि उसके थप्पड़ को कोई भी सहन नहीं कर पाता था, और यही वजह थी कि यह गेम हमेशा वही जीतता था। जैसे ही क्रैम्पस की नज़र कैलम पर पड़ती है, उसका गुस्सा उबाल मारने लगता है। वह उठकर कैलम की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बताओ, तुम क्यों आए हो? कैलम शांत होकर क्रैम्पस को देखता है और कहता है, तुम्हारे भाई सेंटा का अपहरण कर लिया गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें तुम्हारी पुरानी प्रेमिका ग्राइला का ही हाथ है। मुझे बस यह जानना है कि क्या वह यहाँ आई थी? इस पर क्रैम्पस गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, हाँ, वह यहाँ आई थी। उसने मुझसे मिलने के बहाने वो गिफ्ट वापस मांगा जो उसने मुझे बरसों पहले दिया था। कैलम हैरान होकर पूछता है, कौन सा गिफ्ट? क्रैम्पस जवाब देता है, वह सिर्फ एक साधारण कांच का गोला था। यह सुनकर कैलम के चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं। वह सोचने लगता है, आखिर उस कांच के गोले में ऐसा क्या खास है कि ग्राइला ने उसे वापस पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। क्रैम्पस गुस्से में कहता है, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। कॉलम उसे समझाने की कोशिश करता है, मुझे जाना ही होगा। सेंटा को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। कल क्रिसमस है और हम इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। लेकिन क्रैम्पस उसकी बात को नज़रअंदाज करता है। तभी जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह क्रैम्पस से कहता है, सुनो, कैलम तुम्हारे साथ वो थप्पड़ वाला गेम खेलना चाहता है। अगर तुम जीते तो हम यहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम जीत गए तो तुम हमें यहाँ से जाने दोगे। क्रैम्पस को यह चुनौती बर्दाश्त नहीं होती। अपनी प्रतिष्ठा के चलते वह मजबूरन शर्त मान लेता है और कहता है, ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास कितना दम है, लेकिन अगर हारे तो याद रखना, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। कैलम और जैक एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता और जोश का मिला जुला भाव होता है। खेल की तैयारी शुरू हो जाती है। अब कॉलम और क्रैम्पस आमने सामने खड़े थे। खेल शुरू होता है। कॉलम ने पहले हिम्मत जुटाकर क्रैम्पस को जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन क्रैम्पस को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह बस खड़ा रहा, अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अब बारी क्रैम्पस की थी। उसने पूरी ताकत से कैलम के गाल पर थप्पड़ मारा। कॉलम हवा में घूमता हुआ काफी दूर जा गिरा। उसके मुंह पर सूजन आ गई और वह लड़खड़ाने लगा।
पहले ही राउंड में कैलम के हाल बेहाल हो गए थे। दूसरे राउंड की शुरुआत हुई। कैलम की हालत खराब थी, लेकिन उसे फिर से क्रैम्पस को थप्पड़ मारना था। तभी जैक को एक तरकीब सूझी। उसने चुपके से कॉलम के हाथ में उसका विशेष गैजेट पहना दिया। गैजेट पहनने के बाद जब कैलम ने क्रैम्पस को थप्पड़ मारा तो इस बार नज़ारा अलग था। क्रैम्पस हवा में उछल गया और दूर जाकर जमीन पर धड़ाम से गिरा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। क्रैम्पस उठकर अपने गाल को सहलाते हुए चौंक कर कैलम को देखने लगा। उसी समय कैलम अपने गैजेट का उपयोग करते हुए दो रोबोट्स को बड़ा कर देता है। वह रोबोट्स को निर्देश देता है कि वे कवर फायर करें और दुश्मनों को संभालें। रोबोट्स ने तेजी से काम शुरू कर दिया और दुश्मनों पर हमला करने लगे। उनकी कार्रवाई ने जैक और कैलम को वहां से भागने का सही मौका दे दिया। दोनों जल्द ही वहां से निकलकर बाहर आ गए और पास खड़ी गाड़ी में सवार हो गए। वे बिना समय गंवाए गाड़ी को तेजी से जर्मनी की सड़कों पर दौड़ाने लगे। रास्ते में जब वे एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र एक पियानो पर पड़ी। पियानो एकदम बीच सड़क पर रखा था और यह देखकर दोनों चौंक गए। रात के इस समय में आखिर कोई इस तरह का भारी भरकम पियानो यहाँ क्यों छोड़कर जाएगा? यह सोचकर जैक और कैलम थोड़े उलझन में थे। जैक ने गाड़ी रोकते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ये यहाँ ऐसे ही नहीं हो सकता। कैलम ने पियानो के आसपास का जायजा लेना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों के मन में यह सवाल घूम रहा था कि आखिर यह पियानो यहाँ क्यों रखा गया है। जब कैलम और जैक पियानो के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसके ऊपर एक गिफ्ट रखा हुआ था। गिफ्ट पर बड़े अक्षरों में जैक लिखा हुआ था। जैक यह देखकर घबरा गया और तुरंत बोला, मैं इसे नहीं खोलने वाला, इसमें ज़रूर कोई चाल है। कैलम ने उसकी घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए गिफ्ट को खोलने का फैसला किया। जब उसने गिफ्ट खोला तो अंदर एक चमकता हुआ कांच का गोला रखा हुआ था। दोनों इसे देखकर हैरान थे, क्योंकि यह वही कांच का गोला था जिसके बारे में क्रैम्पस ने जिक्र किया था। उसी समय जैक का फ़ोन बजा। फ़ोन डिल्लन का था। डिल्लन नाराज़गी भरे स्वर में बोला, तुम मेरे फेस्टिवल में नहीं आ रहे, ये तो समझ आता है, लेकिन तुम्हें मुझे ये गिफ्ट भेजने की क्या ज़रूरत थी? जैक और कैलम एक पल के लिए चुप हो गए। डिल्लन ने जो गिफ्ट अपने पास बताया वह भी एक कांच का गोला ही था। यह सुनकर जैक और कॉलम के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। ऐसा लगने लगा कि यह सब कोई गहरी साजिश का हिस्सा है और इन कांच के गोलों के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। जैसे ही डिल्लन उस कांच के गोले को उठाकर जांचता है, गोले का रंग अचानक बदलने लगता है। एक झटके में वह गायब हो जाता है। जैक अपने बेटे को अचानक गायब होते देखकर घबरा जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वह भी उस कांच के गोले को उठा लेता है और उसी पल वह भी गायब हो जाता है। जब जैक की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। सामने डिल्लन खड़ा था और दोनों को एहसास होता है कि वे एक रहस्यमयी दुनिया में फंस चुके हैं। यह दुनिया वास्तव में उसी कांच के गोले के अंदर थी। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि ग्राइला बुरे बच्चों को सजा देने के लिए इन्हें कांच के गोलों में कैद कर रही है। उसकी योजना थी कि ऐसे और भी बच्चों को फंसाकर अपनी शक्ति और नियंत्रण बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ कलम इस घटना से परेशान होकर जोई को कॉल करता है। वह उसे बताता है कि जैक और उसका बेटा डिल्लन दोनों अचानक गायब हो गए हैं। कैलम ने समझाया कि यह सब कांच के गोलों के कारण हुआ है। जोई तुरंत अपनी टीम को तैयार करने का आदेश देती है, क्योंकि अब यह मामला और गंभीर हो गया था। ग्राइला इस बीच अपनी योजना को आगे बढ़ा रही थी। वह और भी बच्चों को कैद करने के लिए अधिक कांच के गोले बनाने में जुट गई थी। कैलम और जोई के पास अब समय बहुत कम था। उन्हें न केवल जैक और डिल्लन को बचाना था, बल्कि ग्राइला की खतरनाक योजना को भी रोकना था। लेकिन अब तक सैंटा की सटीक लोकेशन का पता नहीं चल पाया था। इस बीच कांच के गोले में कैद जैक अपने बेटे डिल्लन को दिलासा देता है। वह उससे कहता है, तुम घबराओ मत बेटा, हमें यहाँ से कोई न कोई ज़रूर बचा लेगा। हम ज़्यादा देर तक यहाँ कैद नहीं रहेंगे। इसी दौरान जैक अपने बेटे से माफ़ी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि उसने अब तक अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाया और यह वादा करता है कि अब वह एक बेहतर इंसान
और पिता बनने की कोशिश करेगा। जैक का यह पछतावा और अपने बेटे से किए गए वादे के कारण कुछ जादुई होता है। गोले की कैद अचानक टूट जाती है और जैक और डिलन आज़ाद हो जाते हैं। उधर जोई को कलम से सूचना मिलती है। जोई ने पहले ही जैक के शरीर में एक ट्रैकर लगा दिया था, जिससे उनकी टीम को जैक की लोकेशन का पता चल जाता है। ट्रैकर का डेटा देखकर वे यह समझ जाते हैं कि जैक और डिलन अब कहाँ हैं। इस तरह जोई और उनकी टीम लोकेशन को ट्रैक करते हुए जैक और डिलन के पास पहुंच जाती है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि ग्राइला ने सेंटा को नॉर्थ पोल में कैद कर रखा है, लेकिन वह अपनी पहचान छिपाने के लिए किसी और का रूप धारण करके वहां रह रही थी। जैक के अंदर ट्रैकर लगे होने की वजह से उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। वहीं डिलन एक दरवाजा खोलता है, जिसके अंदर नॉर्थ पोल के अन्य लोगों को कैद करके रखा गया था। इन लोगों को ग्राइला ने अपनी साजिश के तहत बंदी बना रखा था। दूसरी तरफ ग्राइला एक जादुई बग्घी में जा बैठती है। उसके साथी बग्घी को तैयार कर रहे थे ताकि वह अपने मिशन को अंजाम दे सके। तभी कैलम अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और दोनों पक्षों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस संघर्ष के दौरान ग्राइला को जैसे ही मौका मिलता है, वह बग्घी को लेकर वहां से भागने लगती है। उसकी योजना थी कि वह अपने साथ ढेर सारे कांच के गोले लेकर बच्चों को गिफ्ट के रूप में बांटे, लेकिन उसकी असल मंशा थी इन गोलों के जरिए बच्चों को कैद करना। इसके अलावा ग्राइला सेंटा को भी अपने साथ ले जा रही थी ताकि वह उसे अपनी जादुई शक्ति के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सके। कैलम और उसकी टीम को जल्द से जल्द ग्राइला को रोकने का तरीका निकालना था, क्योंकि हर बीतता हुआ पल उसकी साजिश को और खतरनाक बना रहा था। जैक और कैलम ग्राइला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी ताकत से दोनों को हवा में उछालकर दूर फेंक देती है। इस बीच जैक किसी तरह से बग्घी के पिछले हिस्से से लटक जाता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बग्घी के हुक को बार बार लात मारता है। उसकी कोशिशों का नतीजा ये होता है कि हुक टूट जाता है और बग्घी संतुलन खो देती है। ग्राइला की योजना थी कि बग्घी के जरिए इंसानों की दुनिया में पहुंचकर अपने कांच के गोले बांटे जाएं, लेकिन हुक टूटने की वजह से बग्घी का रास्ता बदल जाता है और वह वापस नॉर्थ पोल में ही दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाती है। कैलम जल्दी से खुद को संभालता है और दौड़कर बग्घी में फंसे सेंटा को बाहर निकालता है। वह सेंटा को होश में लाने की कोशिश करता है और राहत की बात यह होती है कि सेंटा पूरी तरह सुरक्षित और ठीक ठाक होता है। लेकिन तभी ग्राइला का असली स्वरूप सबके सामने आ जाता है। अब वह अपने भयानक चुड़ैल वाले रूप में प्रकट होती है। उसकी ताकत और भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी लग रही थी। ग्राइला कैलम से कहती है कि वह सेंटा को अपने साथ ले जाएगी और यहाँ से चली जाएगी। इतना कहने के बाद वह कॉलम पर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन उसी समय क्रैम्पस आता है और अपनी पूरी ताकत से ग्राइला पर हमला करना शुरू कर देता है। दरअसल वह अपने भाई के लिए लड़ने आया था, लेकिन ग्राइला उसे अपनी पूंछ से पकड़कर दूर फेंक देती है। अब वह जैक और कैलम को निशाना बनाकर उन पर हमला करने लगती है। तभी अचानक सेंटा खड़े होते हैं और कावलामे शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे ही वह यह शब्द बोलते हैं, कुछ जादुई जानवर हवा में उड़ते हुए आते हैं और ग्राइला को कांच की बोतलों में बंद करके फेंक देते हैं। यह जानवर ग्राइला को पूरी तरह से कैद कर लेते हैं। इस तरह से काले जादू की वजह से ग्राइला खुद ही कांच की बोतल में बंद हो जाती है। इसके बाद सेंटा कैलम के पास आते हैं और बताते हैं कि अब हमारे पास केवल कुछ घंटे ही बाकी हैं। हमें जल्द से जल्द बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाना होगा। क्रिसमस की रात खत्म होने से पहले सेंटा पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और बग्घी पर चढ़कर बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर निकल पड़ते हैं। जाने से पहले सेंटा जैक और उसके बेटे को बग्घी में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस प्रकार सेंटा और उसकी टीम पूरी रात मिलकर बच्चों के घर घर गिफ्ट्स छोड़ते हैं और उनके चेहरों पर खुशियां फैलाते हैं। जब सेंटा गिफ्ट्स बांट रहे थे, उस समय जैक भी उनके साथ था। बचपन में जैक को कभी यह विश्वास नहीं हुआ था कि सेंटा सच में होते हैं और हमारे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, लेकिन अब अपनी आंखों से
यह सब होते हुए देखकर उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि सेंटा सच में होते हैं। जैक के जैसे और भी बच्चे थे जो धीरे धीरे सुधर रहे थे और अच्छाई की ओर बढ़ रहे थे। इसी कारण कैलम हार मानने की बजाय अब सेंटा के साथ मिलकर काम करने लगता है। और इस तरह दोस्तों, यह फिल्म यहीं पर समाप्त होती है।